लॉर्ड हैरिस तब तक के गवर्नरों में सबसे अप्रिय रहे। अकाल और प्लेग से पीड़ित रैयत को राहत पहुंचाने के बजाय लॉर्ड हैरिस क्रिकेट खेलने में मशगूल रहते थे। उनकी ऐसी बेढंगी कार्य पद्धति पर तिलक जी ने केसरी में तीखी आलोचना की। वो तिलक जी का व्यक्तिगत मत नहीं था, जनता की भावनाओं को वे व्यक्त कर रहे थे। इससे पुणे के कलेक्टर लैम भी अस्वस्थ हुए और तिलक जी पर कुछ कार्रवाई करने का विचार उनके दिल में खुलने लगा। That was a terrific match yesterday. Sir. Hello, Mr. Lamb. Good afternoon, sir. I have a rather important matter to discuss. More important than playing cricket? Sir, it's about Tilak. Oh, that mischievous Brahmin from Pune. What about him? Sir, he's gaining a reputation of rather dangerous proportion. Every day his popularity is increasing more and more. He could become a threat to us. Kavanagh can play as long a bat as he likes. Don't forget, I still have to play my second innings. Sir, you should see the preparation that's going on for the Ganesh Festival. Tilak has brought the whole damn city together. I propose that we ban this exercise next year, if possible, even this year. But don't you know the Indian sentimentality? If you ban it, you end up getting them more united. Sir, we need to do something. I'll play cricket, and you go back to Pune. Don't forget, there's always a second inning. तिलक उस वक्त पूना के बब्बर शेर माने जाते थे, तो सर फिरोज शाह मेहता बम्बई के बेताज बादशाह। एक असामान्य वक्ता, आक्रामक वकील और नरमपंथियों के प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता। ब्रिटिश मूल्य व्यवस्था में पलने बढ़ने के कारण गरमपंथियों की तरह उन्हें उस मूल्य व्यवस्था से कोई परहेज नहीं था। लॉर्ड हैरिस की घटना ने उन दो महारथियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। It's outrageous. You read what Tilak writes about Lord Harris? जी हाँ। वैसे लॉर्ड हैरिस को क्रिकेट खेलने के सिवा आता ही क्या है? That's not the issue. मुझे मालूम है आपको तिलक जी की भाषा पसंद नहीं है। Obviously. लिखते हैं। हाँ पता है। जैसे हिंदुओं में हर वर्ष अपने पिता का श्राद्ध करने की परंपरा है, वैसे ही कुछ लोगों ने हर सेवानिवृत्त गवर्नर को सम्मानित करने की परंपरा शुरू की है। और आप तो तिलक जी को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप उन्हें कुछ समझाएं तो। Obstinacy, pure obstinacy. वास्तव में मैं भी लॉर्ड हैरिस का भक्त नहीं हूं। I know his limitations. मगर उसे सम्मानित करने में हमारा राजकीय स्वार्थ है, ये तिलक कैसे नहीं समझते? इनफैक्ट इसी बात का तिलक जी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चिढ़ जाएंगे तो उनका हेतु सफल हो जाएगा और लॉर्ड हैरिस की भी धज्जियां उड़ जाएगी एंड यू विल बी एक्सपोज्ड। लेकिन अगर हम अंग्रेजों के प्रति अपना रुख नहीं बदलेंगे तो हानि हमें पहुंचेगी, अंग्रेजों को नहीं। उसके लिए हमें बहुत सावधानी से बर्ताव करना पड़ेगा, वरना लोग समझेंगे कि हमने अंग्रेज सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन तिलक जी को समझाएगा कौन? He is incorrigible. लॉर्ड हैरिस के मामले में तिलक जी ने कड़ा रुख अपनाया था। उससे बंबई के नरमपंथियों की स्थिति पेचीदा हो रही थी। इसीलिए तिलक को रोकने के लिए सर फिरोज शाह ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की। मुझे फिरोज शाह मेहता जी ने भेजा है। मेरे पास? कहिए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? जी, वो एक संदेश है। जी हाँ, कहिए। वो आपके केसरी में। मैं सुन रहा हूं, आप बेहिचक होकर कहिए। मेहता जी ने कहा है आपको खतरा है, सरकार के विरुद्ध आपके लेख। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर सरकार प्रजा को दबाएगी तो किसी न किसी को तो उसकी आवाज उठानी ही पड़ेगी। मेहता जी ने आपको चेतावनी दी है, सरकार आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। जी हां, मुझे भी लोगों ने कहा है राजद्रोह के बारे में। आप मेहता जी को जाकर यह कह दीजिए कि मुझे भी कानून का ज्ञान है। गवर्नर कोई भगवान नहीं है, उसकी हैसियत
रानी सरकार के मुनीम जैसी है, और गवर्नर की बुराई करना या उसको हटाने की मांग करना रानी सरकार की बुराई नहीं है। इसे राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। और हां, अगर रानी सरकार के जुल्मों की हम बात नहीं कर सकते तो समाचार पत्र निकालने का अर्थ ही क्या है? लॉर्ड हैरिस को मानपत्र दिया जा रहा है और इस वक्त उनके विरोध में आपके ये लेख कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। और लॉर्ड हैरिस ने जो कड़वाहट पैदा की उसका क्या? आप दीजिए उनको मानपत्र, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। और अगर आपके हृदय में लॉर्ड हैरिस के प्रति इतना ही आदर है तो उन्हें दोबारा गवर्नर बनवा लीजिए। इंसिडेंटली गोखले जी, माना कि लॉर्ड हैरिस ने प्रशंसा के लायक कोई कार्य नहीं किया, मगर क्रिकेट के विषय में तो उनको प्यार है, उसे लेकर हम उसे सम्मानित कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ही इज अ स्पोर्ट्समैन, वी कैन रेज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर लॉर्ड हैरिस। हां, लॉर्ड हैरिस का खेल के प्रति जो प्यार था, अगर आप उसके लिए उन्हें सम्मानित करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर इसके लिए 1000 रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता है? हम तो शक्तिदेव हनुमान की पूजा सिर्फ 2 अगरबत्ती, 1 नारियल और फूलमाला से कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं लॉर्ड हैरिस का फोटो कहीं लगा दो और उन्हें सम्मानित कर लो। बस 2-4 रुपयों का अगर सवाल है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सुना है आपने, लॉर्ड हैरिस ने डॉक्टर भंडारकर को वाइस चांसलर नियुक्त किया है। डॉक्टर भंडारकर ने लॉर्ड हैरिस के स्मारक के लिए 700 रुपए दिए हैं। डॉक्टर भंडारकर बहुत बड़े विद्वान हैं, लॉर्ड हैरिस उनकी क्या बराबरी करेंगे? और लॉर्ड हैरिस से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? पिछले जमानों में राजा महाराजा अपने रसोइयों से खुश होकर उन्हें तहसीलदार बना देते थे। इसी तरह किसी ने लॉर्ड हैरिस को 2.5 फीट का बल्ला घुमाते देखा होगा और गवर्नर बना दिया। सुनो, परसों कहीं नहीं जाना, हमें बाहर जाना है। कहां? रायगढ़। रायगढ़? हाँ, रायगढ़, शिवाजी महाराज का रायगढ़। शिवाजी महाराज की जय! शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! बस करो। क्यों, क्या हुआ बलवंतराव? आप देख नहीं रहे हमारा ये आदर्श किस अवस्था में पड़ा हुआ है? ये उस महापुरुष की समाधि है जिसने हमें राष्ट्र की संज्ञा दी। ये उस पराक्रमी योद्धा की समाधि है जिसने हमें सर उठाकर जीना सिखाया। और हमने उस महान व्यक्तित्व की यादगार को इस हालत में रख छोड़ा है। ये हमारे परम पूज्य शिवाजी महाराज की समाधि है। इसे तो राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए।
और अगर राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना सके तो कम से कम इसे साफ सुथरा और अच्छे हाल में तो रखना चाहिए। सरकार को इससे क्या लेना देना? वो तो सालाना 5 रुपए देकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो बैठती है। और हम शिवाजी के भक्त, हम भी क्यों सरकार के भरोसे रहें? इस समाधि के संरक्षण और इस समाधि की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। लेकिन यहाँ फिर से समाधि बनवाना बहुत खर्चे का काम है, और भला हम सब लोग इसमें क्या कर सकते हैं? सब कुछ करेंगे, जो असंभव है वो भी करेंगे। मैं यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। ये मत भूलिए कि शिवाजी सिर्फ हमारे आदर्श ही नहीं, हमारे जीने का मकसद भी है। क्षमा करें। तुरही, फूलमाला, जयघोष, शिवाजी उत्सव मनाना, पवाड़ा गाना, यह सब ठीक है, पर क्या हमें योग्यता है शिवाजी की वीरता का बखान करने की? देखा तुमने रायगढ़ में शिवाजी की समाधि किस अवस्था में है? कोई भी गैरतमंद आदमी शर्म से जमीन में गड़ जाए। क्या अधिकार है हमें शिवाजी की विरासत का? सरकार ने समाधि के देखरेख के लिए सालाना 5 रुपए मंजूर किए हैं। यह कितने शर्म की बात है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। पर हम कर भी क्या सकते हैं? और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सरकार हमें कुछ करने नहीं देगी। यह हम तभी कह सकते हैं जब हम कुछ करने की कोशिश करें। तो आप क्या करना चाहते हो? मैं शिवाजी को अपने प्रत्यक्ष चिंतन में स्थान देना चाहता हूं। अच्छा, तो आप शिवाजी को कल का नहीं आज का समाचार बनाना चाहते हैं? बनाना ही चाहिए। जिस स्वतंत्रता के लिए हम आज संघर्ष कर रहे हैं, शिवाजी महाराज ने 300 साल पहले मुगलों की नाक में दम करके उसकी नींव डाली थी। अच्छा, तो उसी नींव पर आप अपने संघर्ष की इमारत को खड़ी करना चाहते हो? ठीक समझा तुमने। जैसे गणेश उत्सव ने जन सामान्य को एक विशाल समूह में लाकर खड़ा कर दिया, आज उस विशाल जनसमूह को स्वतंत्रता के संघर्ष में आगे बढ़ाने के लिए हमें एक उतने ही महान प्रतीक की आवश्यकता है। और शिवाजी महाराज से बढ़कर स्फूर्ति स्थान हमें और क्या मिल सकता है? हमें रायगढ़ पर उनका एक उचित स्मारक बनाना ही पड़ेगा, चाहे जितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। शिवाजी महाराज के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम सरकार तक। ओ, दाजी साहब आ गए, मैं आपको बाद में कहता हूं। बलवंत, केसरी में आपने शिवाजी के समाधि के बारे में कुछ लिखा था? हाँ, लिखा था। क्यों? नहीं, वो पढ़कर एक विद्यार्थी ने 2 आने भेज दिए, और ऊपर से ये चिट्ठी। पढ़ो तो सही, क्या लिखा है? लिखता है कि अगर 3 करोड़ हिंदू शिवाजी समाधि जीर्णोद्धार के लिए एक पैसा इकट्ठा करे तो संपूर्ण रकम 4,70,750 रुपए इतनी इकट्ठा होगी। और ऊपर से लिखता है कि इस संबंध में मेरा 2 आने का अंशदान स्वीकार करे। अजब सी बात है। आना और पैसा कोश। क्या? कल के केसरी में यह समाचार होना चाहिए। महाराज शिवाजी की समाधि की देखरेख के लिए हमने एक आना और पैसा कोष की स्थापना की है। जो भी इसमें अंशदान भेजेगा, हम उसका नाम अपने पत्र में प्रकाशित करेंगे। मगर बलवंत, ये आना पैसा ये क्या नाम हुआ? शिवाजी समाधि जीर्णोद्धार, ये नाम ज्यादा उचित रहेगा। नहीं दाजी,
जन सामान्य को यह लगना चाहिए कि एक आने या एक पैसे का भी बहुत महत्व है, ताकि वो ये छोटी रकम हम तक भेजने में संकोच न करें। मगर ऐसा कितना पैसा इकट्ठा कर पाओगे? महत्व पैसों का नहीं है, महत्व है जन सामान्य में ये विश्वास जगाने का कि वो भी कुछ करने में सक्षम हैं। लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस पुण्य काम में उनका भी हाथ है। सही वक्त आने पर उनका यही विश्वास हमारी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होगी। Aha, now I see your point. The entire strategy of your movement against the crown. Your working philosophy and its tools. The two most important symbols, religion as a catalyst to reactivate society. Brilliant. I must say, Mr. Tilak, brilliant. और जो दो प्रतीक आपने इस्तेमाल किए, उनसे बेहतर प्रतीक शायद ही मिले। गणेश और छत्रपति शिवाजी। यहाँ का हर बच्चा इनके बारे में जानता होगा। जानते भी सब थे और मानते भी सब थे। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ उनको एक सार्वजनिक रूप देना था। गणपति जनता का प्रवाह तैयार करने के लिए और महाराज शिवाजी उस प्रवाह को एक निश्चित दिशा में मोड़ने के लिए। One to create the stream, the other to direct the flow. You are a brilliant strategist. Unfortunate that it's directed against Her Majesty's rule. I'm sorry, Mr. Tilak. It's just a joke. I do understand your position. Sorry, Mr. Tilak. I cannot give this permission to celebrate on Rygar. आप समझते क्यों नहीं? ये हमारी भावनाओं का प्रश्न है। आप तो जानते हैं शिवाजी उत्सव को लेकर पिछले कितने महीनों से जन सामान्य कितना उत्साहित है। That's not my problem, Mr. Tilak. There's nothing that can be done. शिवाजी उत्सव में केवल 2 दिन बचे हैं। लोग अभी से वहां पहुंच रहे हैं। आखिर समय पर अनुमति न मिलने से जन सामान्य की भावनाएं आक्रोश में परिवर्तित हो सकती हैं। आप सबके लिए समस्याएं क्यों खड़ी करना चाहते हैं? क्या आधार है आपके पास अनुमति नहीं देने का? Permission for holding fair is not under my purview. You have to meet the governor, and I'm afraid he's on vacation to Mahabaleshwar. Anything else I can do for you, Mr. Tilak? आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके बेबुनियाद कानून नहीं रोक पाएंगे शिव जयंती उत्सव को। आप चाहते हैं तो मैं गवर्नर से मिलूंगा। तो फिर आप गवर्नर लॉर्ड हैरिस के पास गए। आपको आशा थी लॉर्ड हैरिस अनुमति दे देंगे? लॉर्ड हैरिस नहीं, लॉर्ड सैंडहर्स्ट। लॉर्ड हैरिस तो शिवाजी उत्सव से पहले ही लंदन वापस जा चुके थे। उस वक्त लॉर्ड सैंडहर्स्ट नए गवर्नर थे। Yes, Mr. Tilak. What can I do for you? Mr. Lamb is withholding the permission on complete baseless ground. I'm sure he has reasons, Mr. Tilak. That's not good enough for us. We don't intend to create any disturbance. If I'm not wrong, government has already taken care in this regard. There is an annual grant in the memorial of Shivaji. You mean that meager sum of ₹5 for a man of such great value? I'm sure you are aware about how your own people feel about this great man. But this could be done more peacefully. Why so many people? What is the need? Shivaji still rules the hearts of the people here. There must be a big gathering. If you don't give the permission, I can't predict what the consequences might be. Are you threatening the government in any way? In your place, I would worry about the bitter public sentiments and resentments. I'm sure you appreciate my concern for maintaining the law and order. Well, Mr. Tilak, Crown has all the means to maintain law and order, but I do respect public sentiments. You have my permission, but only for this year. शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
Mr. Tilak, you always had your way with Governor Sandhurst, who never stopped you from carrying on. Still, you think the government was unreasonable in its actions. Any legitimate government would have done the same thing. I challenge the very basic legitimacy of a foreign government. सरकार का इस देश में जो अस्तित्व है, वो ही मेरे लिए आधारहीन है. But the government is interested in the good of the people. You can't deny that. ब्रिटिश सरकार प्रजा की भलाई चाहती है, ये सोचना भी मूर्खता है. जनसाधारण को यह भुलावा है कि यह सरकार कार्य कर रही है. एक तानाशाह और इस सरकार में कोई अंतर नहीं. वक्त आया तो यह प्रजा को भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे. तब अकाल और सूखा आम बात थी. लोग उसे आसमानी सुल्तानी समझकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते. लेकिन 1895 का अकाल अभूतपूर्व था. चारों ओर मृत्यु का तांडव दिखाई दे रहा था और सरकार वह राहत कार्य पहुंचाने में उदासीन थी. इसी बात को लेकर तिलक जी ने आवाज उठाई. एक ओर उन्होंने अपने युवा साथियों के दल राहत कार्य के लिए भिजवाए और दूसरी ओर पुराने फैमिन रिलीफ कोड का नया मसौदा बनाकर कलेक्टर के पास भिजवाया. क्या यही समय मिला वायसराय को राजा महाराजाओं से मिलने का? एक तरफ हजारों लोग अकाल से मर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी गर्मी से बचने के लिए उत्तर भारत गए हुए हैं, ठंडे इलाकों में छुट्टियां मनाने के लिए. अकाल अब सर पे आ गया है. हमें लोगों को यह भी बताना होगा कि इस समय सरकार का उत्तरदायित्व क्या है. क्यों? याद है 1876 के अकाल के समय एक फेमिन रिलीफ कोड बना था. हाँ, पर उसमें कुछ कमियां हैं. पर कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा. यह कोड अगर सरकार तक सीमित रहा तो क्या फायदा? राहत के प्रावधानों को सामान्य लोगों तक पहुंचना ही चाहिए. और इसलिए अपनी भाषा में उसका अनुवाद होना बहुत उचित है. वो तो हम कर लेंगे, पर इसे लोगों तक पहुंचाएं कैसे? जिला कलेक्टर यह काम करवा सकते हैं. What is this? सार्वजनिक सभा की तरफ से फैमिन रिलीफ कोड का मराठी अनुवाद प्रकाशित हुआ है. वो चाहते हैं कि हम इसे जन सामान्य में बांटें. Who is behind this? जी, बलवंत राव तिलक. Tilak. Somebody needs to teach that man a lesson. It seems that the government had taken notice of your popularity. It opposed you tooth and nail. राजनीतिक दृष्टि से यह सरकार की भूल थी. जन सामान्य को भी यह लगने लगा कि मैं उनके लिए लड़ रहा हूं और उसी के परिणाम स्वरूप सरकार मेरा विरोध कर रही है. So you never ceased your struggle. संघर्ष परिणाम मांगता है. प्लेग के वक्त सरकार का रवैया कैसा था? सरकार वही थी तो व्यवहार में कैसे अंतर आता? But didn't you cooperate with the government in segregation? Surely that was a valid cause. आप मजाक कर रहे हैं? पर तिलक जी, बीमार लोगों को अलग रखना ये तो सबके हित में ही था. नहीं तो बीमारी की रोकथाम कैसे होती? क्या आपको इससे भी इनकार है? मृत प्रजा पर राज नहीं किया जा सकता. बीमारी की रोकथाम में सरकार का अपना स्वार्थ था. जन सामान्य के भले के लिए अगर सोचते तो वो रैंड को यह काम न देते. What are the new developments, Mr. Rand? I'm afraid the situation has worsened of late. 2 more areas, previously unaffected, have reported deaths due to plague. People are frightened, sir. They are leaving the city in large numbers. I'm afraid if we don't start to segregate this entire city now, the city will die. Unfortunately, Bombay doesn't seem to take the issue seriously. What is the word from Bombay? Nothing since your memorandum from last week, sir.
We need to receive orders before we can take action. I do understand your situation, sir. Mr. Wren, you may sit if you wish. Thank you, sir. I prefer to stand. Any docs today? Just it has come from Bombay. At last, they have sent orders for segregation. But the segregation must be carried out in an extremely efficient and orderly manner. I need a disciplined hand. Segregation is a delicate matter. Mr. Rand, are you willing to take this charge? Yes, sir. Good. Erect check post on the outskirts of the city. The infected population needs to be segregated. The healthy population needs to be protected. Visit every house and keep a close watch. Find every person infected with the plague and put these persons into a separate camp. Yes, sir. But I'm afraid the present force is entirely inadequate to deal with such an important situation. Perhaps you could arrange to send an additional battalion from Bombay? Of course. I shall arrange it right away. But ensure that this procedure is carried out with proper attitude. Pune is a sensitive city, and these natives are an emotional lot. You must be tactful. Set all your worries aside, sir. I know how to deal with these people.